हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 12th क्लास के वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर है और हम लोग 12th के सारे टॉपिक्स देखेंगे शॉर्ट में। एक रिवाइज नोट्स जो कि आप लोग तैयार कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना सकते हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिवाइज कर सकें। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पहला पॉइंट है चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज? It is a property of matter, just like mass, density, etc. By by virtue of which it experiences electric and magnetic field. Electric and magnetic field. Okay? मतलब कि चार्ज जस्ट एक प्रॉपर्टी है मैटर का। जैसे कि मास होता है किसी मैटर में, किसी चीज़ का, पदार्थ का वजन होता है, किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वैसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर का और इसके वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। ओके, इसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? तो एसआई यूनिट कूलम्ब होता है और सीजीएस यूनिट जो है वो स्टैट कूलम्ब होता है। ये दोनों में रिलेशन ऐसा है कि 1 स्टैट कूलम्ब इक्वल्स 3.3356 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब। ओके, फिर आता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू बॉडीज दैट इज पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इसका मतलब हम लोग इस इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि अगर कोई दो ठो चार्ज रखा हुआ है और उनके बीच का दूरी जो है वो r है और मैग्नीट्यूड चार्जेस का q1 एंड q2 है, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला है और F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है। ओके, और यहाँ पे जो ये है 1/4πε0 ये असल में एयर के लिए है। एयर के लिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k है वो 1/4πε0 होता है। इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। फॉर एयर 1/4πε0 इक्वल्स 9 × 10⁻9। एंड अगर एयर की जगह कोई मीडियम हो तो वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r आ जाता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और एप्सिलॉन r जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, वो किसी मीडियम के चलते होता है। तो मीडियम में फोर्स जो है वो टोटल फोर्स को हम लोग जो एयर में था उसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन r से। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ओके, मतलब कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज है यहाँ पे, तो इसके आसपास जो क्षेत्र जहाँ तक कोई दूसरा चार्ज अगर आए तो उसको महसूस हो इस चार्ज के चलते इसका फोर्स, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे और इस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहेंगे। यहाँ पे मैथमेटिकली ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ई वेक्टर इक्वल्स लिमिट q टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन q। यहाँ पे q जो है वो एक बहुत ही छोटा स्मॉल टेस्ट चार्ज है। यहाँ पे एयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 9 × 10⁻9 q अपॉन r² हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं डाइपोल क्या होता है। डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। मतलब कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, तो अपोजिट इन नेचर होना चाहिए। एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस
दैट मीन्स कि चार्जेस का जो बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही स्मॉल होगा। ओके, तो वैसे सिस्टम को हम लोग डाइपोल कहेंगे। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। आइदर चार्जेस इसलिए क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसलिए कोई भी चार्ज का हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लोग को डाइपोल मोमेंट दे देगा। ओके, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A में जो 2A है वो टोटल डिस्टेंस है। मतलब कि अगर डाइपोल का सेंटर है तो सेंटर से दूरी A होगा, इसका भी दूरी A होगा और टोटल डिस्टेंस 2A हो जाएगा। तो ये 2A टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, इसके बाद हमारा आता है, क्या आता है यहाँ पे एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये क्वेश्चंस इसके बेस पे बोर्ड में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो आप इसको अच्छा होगा कि एकदम पॉन्डर कर लीजिए, मतलब कि एकदम रट्टा मार लीजिए या फिर माइंड में रख लीजिए, कैसे भी 10 बार प्रैक्टिस करके तो आपको याद हो जाएगा। तो एट एक्सियल इट इज़ E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। एट इक्वेटोरियल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² प्लस A² का पावर 3/2। एट एनी पॉइंट E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तीनों फार्मूलाज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं टॉर्क, वर्क डन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भाषा में डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को टॉर्क देता है, दैट इज़ PE साइन थीटा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हटाइएगा तो साइन थीटा आता है, ये हम लोगों को पता है। तो टॉर्क जो है वो टाउ से रिप्रेजेंट होता है एंड दिस इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ओके, वर्क डन बाय चार्ज W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे P डाइपोल मोमेंट है एंड E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखें तो फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, और डॉट जब हटता है तो कॉस आता है, EDS कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पे DS जो है वो एरिया वेक्टर है, DS। अब हम लोग देखते हैं गॉसेस लॉ क्या होता है। गॉसेस लॉ इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है इस पूरे बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर। मतलब कि इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर जो कि टोटल फ्लक्स है, और इंटीग्रल हम लोग को समेशन देता है टोटल, तो उसका E वेक्टर डॉट DS वेक्टर का जो वैल्यू आता है वो Q/ε0 आता है। यही हम लोग का गॉसेस लॉ है, और गॉसेस लॉ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं गॉसेस लॉ की मदद से। तो यहाँ पे डेरिवेशन ना करते हुए हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि कैसे किया जाता है, क्या क्या फार्मूला आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर पहला है, और सेम ही होता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का भी। तो यहाँ पे 3 ठो होता है, या तो आउटसाइड में, ये अगर ये एक स्फीयर है तो इसके आउटसाइड में किसी पॉइंट पे क्या होगा, अगर यहाँ पे चेक करें हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ पे स्मॉल r जो है वो उस सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट का दूरी है। सरफेस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस पे इसका रेडियस कैपिटल R है और फील्ड जो है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² हो जाएगा। इनसाइड में अगर हम लोग देखें, इनसाइड में स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पे ग्राफ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्वेश्चंस इससे भी आ सकते हैं, तो ग्राफ को आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ग्राफ में ये कहता है कि ये एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स एक्सिस आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो रेडियस है स्फीयर का, तो रेडियस पे जो है
जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और फिर घटते जाता है जैसे जैसे हम लोग का दूरी बढ़ेगा। और अंदर में देखिए यहाँ पे इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पहला है आउटसाइड पे E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R का वैल्यू वही है, मतलब वही है कि आउटसाइड में डिस्टेंस स्मॉल r होगा, रेडियस होगा वो कैपिटल R होगा। तो सरफेस पे क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जो कि पहले भी उस केस में भी होता था। ये दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इनसाइड में डिफरेंट हो जाता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। इनसाइड में होता है 1/4πε0 QR अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाकी दोनों तो ईजिली बच्चे याद रख लेते हैं, लेकिन ये इसमें कंफ्यूज करते हैं। और यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि इनसाइड में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इनसाइड द स्फीयर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल r के। स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और जब सरफेस पे आता है तो मैक्सिमम वैल्यू आता है ये, ठीक है। और जब फिर सरफेस से जितना दूर जाइएगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और घटते जाता है ग्राफ। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग इन्फानाइट वायर, मतलब एक लंबा इन्फानाइट सा वायर है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा अपॉन 2πε0 r। लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा जो है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा एंड इसका वैल्यू होता है Q अपॉन L। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है और इसका वैल्यू होता है Q अपॉन A। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो रो होता है, रो से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इसका वैल्यू Q अपॉन V है। यहाँ पे L लेंथ है, A एरिया है एंड V जो है वो वॉल्यूम होता है। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फॉर सेमी इन्फानाइट वायर। अगर ऊपर तो इन्फानाइट है लेकिन यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है तो वायर का, तो इसके चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4πε0 r हो जाएगा। मतलब इसी का आपको हाफ कर देना है सेमी इन्फानाइट वायर पर। ओके, नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज्ड शीट। सो पहला है थिन प्लेट के चलते, कोई भी प्लेट है ऐसा और इसके चलते किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। और अगर जो प्लेट है इधर वो अगर थिक प्लेट हो तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन ε0। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ द वर्क डन कैरिंग और ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कि इन्फिनिटी से हम लोग किसी फिक्स्ड पॉइंट पे कोई चार्ज को लाते हैं, कैरी करते हैं, तो उसको करने में हम लोग को जो वर्क डन लगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा आता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। जो R जो है आपका वो डिस्टेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो वैल्यू होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होता है, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज के बीच में जो है अगर एक पहला चार्ज प्रेजेंट हो तो दूसरा चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पे R जो है वो डिस्टेंस हो जाता है। ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा है। और ये है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी आर। यहाँ पे माइनस dV अपॉन डी आर में जो dV है वो नेट पोटेंशियल है और डी आर जो है वो डिस्टेंस है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तीनों के बीच जो रिलेशन है वो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर फार्मूला से दिया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखे थे वैसे ही पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होता है एट एक्सियल, एट इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट। तो
एट एक्सियल जो है वो होता है 1/4πε0 p/r² माइनस a स्क्वायर. At equatorial it is v equal to 0 and at any point it is v is equal to 1/4πε0 mod of p cos theta upon r² minus a square cos square theta. Okay. Next point is potential due to hollow sphere and same for the solid conducting sphere also. इसका आउटसाइड में जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0 q अपॉन स्मॉल r एंड सरफेस पे 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल आर. यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर का सिग्निफिकेंस आप समझते ही हैं कि आर कैपिटल आर जो रेडियस है और स्मॉल आर डिस्टेंस, जितना भी आप जिस भी पॉइंट पे हैं उसका डिस्टेंस. और इनसाइड में जो है पोटेंशियल होता है v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर. मतलब कि सरफेस पे और इनसाइड में ये दोनों केस हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में सेम होता है इधर पोटेंशियल के केस में. यहाँ पे ग्राफ जो है ये देखिए, यहाँ पे ग्राफ हटा हुआ ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है. मतलब इनसाइड और सरफेस पे यहाँ पे कांस्टेंट रहता है ग्राफ, ना बढ़ता है ना घटता है. देख सकते हैं आप, वैल्यू सेम रहता है. लेकिन जैसे हम लोग सरफेस से आगे जाते हैं तो ये फिर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r. तो ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग स्लोप का ऐसा हो जाता है. आज का हमारा लास्ट पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. यहाँ पे हमारा जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है और सेंटर से यहाँ पे इसका रेडियस कैपिटल आर है और आर जो है वो दूरी है सेंटर से. ओके, स्मॉल आर. तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आउटसाइड में क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर. दिस इज पोटेंशियल इन आउटसाइड ऑफ द स्फीयर. सरफेस पे जो है वो v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा. मतलब कि कैपिटल आर जो है वो रेडियस है स्फीयर का. इनसाइड में जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा. इनसाइड में v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल आर इंटू 3/2 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r². ये होता है इनसाइड में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते पोटेंशियल, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है. तो स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपने ये जो भी आज सीखा है इसको आप नोट्स बना लें, क्योंकि वीडियो पे आप कितनी बार देखिएगा. आप कॉपी में इसको नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आप क्विकली इसको देख सकें. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग का लेक्चर आज का इतना ही था और ये ख़त्म हो चुका है. लेकिन एग्ज़ाम्स में आपके अगर डेरिवेशन भी पूछता है तो आप डेरिवेशन देख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में. आप इसको देख सकते हैं एक चैनल पे यूट्यूब पे ही, और उसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे लेक्चर्स को चैनल का नाम है विज़न ऑफ फिज़िक्स बाय DP सिंह. आप सर्च कीजिए इसको यूट्यूब पे और आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा. वहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक एक लेक्चर, और आगे भी डिटेल्ड में लेक्चर आने वाला है. तो आप ज़रूर उसको विज़िट कीजिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स का डिटेल्ड में आपको समझ में आए. ओके फ्रेंड्स, सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. ऐसे ही हम लोग रोज़ नए नए वीडियोज़ लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे. इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स को, ताकि वो भी बेनिफिटेड हो इससे. और अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम लोग वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप यहाँ पे आकर के कुछ नया सीख सकें. ओके, सो लेट्स मीट इन अनदर सेशन.